कि मंथली कितना अर्निंग हो सकता है, पोटेंशियल क्या है अर्निंग का? वैसे एक लिमिट उनका लिमिट हो जाता है, लिमिट होता है कि ये क्रॉस हो जाने के बाद आपको अमाउंट मिल जाती है। हाँ। आई थिंक $100 का कुछ लिमिट हो जाता है। हम्म। तो वो क्रॉस हो जाने के बाद आपके अकाउंट पे वो आ जाता हम यहाँ पर सर के आपको प्रूफ्स भी दिखाने वाले हैं, उनका एड स्पेंड कितना होता है, उनका नेट प्रॉफिट कितना है, उन्होंने रेवेन्यू कितना निकाला है और उनका पूरा पोर्टफोलियो, जिससे कि आपको पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना पावर है और आप भी अर्निंग इससे कैसे कर सकते हो। है। कई बार क्या हो जाता है कि एआई ऑटोमेशन टूल्स है, तो बहुत सारे। तो एक और सवाल ये था कि चैट जीपीटी पर का जो इंफॉर्मेशन है हम्म, वो कॉपी करके हमने अगर ब्लॉगिंग हमारी पोस्ट पर डाला हाँ, तो क्या हो सकता है? अगर रैंक होगा कि गूगल को समझ आएगा चैट जीपीटी से लिया है? आई थिंक पिछले साल अराउंड 2.5 के आसपास अक्टूबर में हुआ था। 2.5 लाख? हाँ। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात है कि इस वीडियो देखने के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया तो ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, ये गारंटी मैं आपको देना चाहता हूँ। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पैसा नहीं लगता है इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के पॉडकास्ट में हम पॉडकास्ट करने वाले होंगे शिशिर खराड़ी सर का, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में 7 to 8 years का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर वो डार्क सीक्रेट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी बताने वाले, और डिजिटल मार्केटिंग से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो ये भी आज के पॉडकास्ट में हम रिवील करने वाले। तो सर, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की चूज कैसे की और आपकी स्टोरी क्या रही थी इसके पीछे? ओके, बेसिकली मेरा बी इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ है। ओके। तो स्टार्ट तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से किया है। वहाँ पर जॉब करने के बाद मैंने ऐसे ही कोर्स रिलेटेड में सर्च कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मुझे मिला। तो मैंने सोचा कुछ नया कोर्स है तो सीख लेते हैं। कौन से साल की बात है? अराउंड 2016 के आसपास था। ओके। तो उस साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया। जब मैं सीख रहा था, एक 2 महीने के बाद उसी टाइम मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से कॉल आई कि हम्म। इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो मैं तो सीख रहा था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे मिल जाएगा जॉब। मैं वहाँ पर गया और इंटरव्यू दिया। उसके बाद उनकी कॉल है कि आप सिलेक्ट हो गए। इनिशियली उन्होंने मुझे एज अ इंटर्न लिया था 2 महीने के लिए, मगर 1 महीने में ही उन्होंने मुझे फुल टाइम का ऑफ़र कर दिया। तो वहाँ से मेरी डिजिटल मार्केटिंग का जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट हुई है। वहां पर पेमेंट कितना था? 20,000। ओके। और कहाँ पर था ये? विमान नगर, विमान नगर, पुणे में? पुणे में। ओके। तो वहाँ से स्टार्ट किया। बेसिकली इनिशियली वो बैकलिंक और ऑफ पेज वैसा मुझे काम मिला। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल करने का और ब्लॉग राइटिंग का हुआ। हम्म। तो वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 years वहाँ पर काम किया। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू की वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। हम्म। पर उसी टाइम जब मैं जॉब छोड़ रहा था, उसी टाइम मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। हम्म। तो मैंने सोचा कि एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है हम्म। तो कर लेते हैं, हम्म। देखते हैं कि होता है कि नहीं। हम्म। अकेले प्रोजेक्ट लेते। तो मैंने वो प्रोजेक्ट लिया। अ, वो था बेंगलोर का आईएलटीएस इंस्टीट्यूट का। हम्म। तो वो प्रोजेक्ट लिया मैंने, उस पे काम स्टार्ट कर दिया। उनका वेबसाइट मैनेजमेंट, ब्लॉग राइटिंग का था, सोशल मीडिया और पेड एड्स का। तो मैंने हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से स्टार्ट किया इनिशियली। वो क्लाइंट मुझे मिला। उसके बाद जो लोकल क्लाइंट थे, तो उसके बाद एक एक क्लाइंट मुझे मिलने लगे। हम्म। उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था जितना अभी है। हम्म।
तो उस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि डिजिटल मार्केटिंग का नाम भी लोगों को पता नहीं था ये क्या है अलग। तो उस टाइम थोड़ी मुश्किल आई, पर जैसे जैसे लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता चला, तो लोग सामने से कॉल करने लगे और एडवर्टाइजिंग के लिए अप्रोच करने लगे। तो वहाँ से स्टार्ट किया, फिर दूसरा क्लाइंट, और मोस्टली बाहर के क्लाइंट्स मिलते गए। तो वहाँ से अभी ऑलमोस्ट 7.5 ईयर्स हो गए इस फील्ड में मुझे। ओके, तो उनको कैसे पता चलता था कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, और आपको ही क्यों यार कैसे अप्रोच करते हैं? हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले मैंने अपना खुद का ब्रांड, मतलब नाम का और फर्म का, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का, ये दोनों अलग अलग मैंने कर दिए, क्योंकि अपना ब्रांड प्रेजेंस होना इम्पोर्टेंस है। तो उसका मैंने पहला गूगल बिजनेस पेज क्रिएट किया, उसके बाद सोशल मीडिया पे अलग अलग पेजेस क्रिएट किए। अपना खुद का खुद से नाम का मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, और मैंने ब्रांड नेम मैंने फर्म का एक डिसाइड कर दिया। उसके बाद मैंने उसकी वेबसाइट क्रिएट कर दी, और वेबसाइट एक बार लॉन्च होने के बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में पोस्ट करने लगा। तो उसके बाद तो लोगों को पता चला कि जो भी सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक सर्विस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया की, तो मैं इनिशियल कहाँ जाऊँगा, तो गूगल पे। तो मैंने पहले गूगल बिजनेस पेज क्रिएट किया, तो वहाँ से मुझे वो जो कॉल आने गूगल लगे। साइट्स होती है वो। हाँ, तो वहाँ से मुझे कॉल आने लगे, और उससे फिर कस्टमर का कॉल आना, फिर इंटरेक्शन होना, फिर कन्वर्जन। तो वहाँ से मुझे लीड्स मिलने लगी। तो लोकल का भी था, और मैंने बाहर के लिए भी वैसे मैंने कीवर्ड्स यूज़ किए कि कोई भी सर्च करे तो मेरा नाम वहाँ पर दिखे। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी आपकी, मतलब गूगल साइट्स पर वो तो फ्री है सबके लिए, हाँ, वो तब भी होती थी। खुद के लिए कुछ वेबसाइट का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हाँ, और ज्यादा ही फ्री में आप खुद की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। मतलब जो हाँ, भी आपके नाम से या फिर डिजिटल मार्केटिंग से सर्च करेगा, हम्म, तो आपका पेज वहां पर हाँ, रैंक हो जाएगा ऐसा। तो हाँ, राइट, उसको कुछ एसईओ करने का सिस्टम होता है क्या? हाँ। तो दो प्रकार के एसईओ होते हैं, एक हाँ, लोकल एसईओ, हाँ, और जो हम बाहर के लिए टारगेट करते हो, प्रॉपर जो एसईओ होता है उसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट का या गूगल बिजनेस के लिए, तो हम पहले रिसर्च करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और क्या वर्ड्स कीवर्ड्स यूज़ करें। तो एक बार हम कंप्यूटर रिसर्च एनालिसिस कहते हैं। तो करने के बाद हम अ, जो भी मेन कीवर्ड्स है, जिस कीवर्ड से सर्च होगा, वो कीवर्ड्स हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम अपना मेटा टाइटल्स होता है और डिस्क्रिप्शन होता है, और उसके बाद जो वेबसाइट कंटेंट है वो राइट डाउन करते हैं। तो कंप्लीट हो जाने के बाद हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। ओके। तो उससे फ़ायदा यही होता है कि हमारी वेबसाइट रैंक हो, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब तक हम जो एसईओ नहीं करते तब तक हमारा वेबसाइट रैंक नहीं होता। तो पहला हमारा यही काम होता है कि एसईओ, वेबसाइट जब डेवलप होती है उसके साइड बाय साइड हमें एसईओ करना पड़ता है। तो एसईओ करने के बाद ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली वेबसाइट रैंक हो। कुछ टाइम ऐसा होता है कि 1 महीने में भी रैंक हो जाता है, 3 महीने या 1 साल भी लगता है। वो डिपेंड होता है कि आपके यहाँ कितना कंपटीशन है। अभी हमारे यहाँ जैसे कि कराड़ है, सिटी छोटी है, तो यहाँ पर मैंने जब स्टार्ट किया था यहाँ पर कोई भी नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का। तो वैसे भी कोई सर्च करे तो मेरा वेबसाइट या मेरा नाम आ जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि कराड़ के अलावा हम डिस्ट्रिक्ट या बड़ी कंट्री, सिटीज। हाँ, बड़ी सिटी करें। तो मैंने उस रिलेटेड कीवर्ड्स भी ऐड कर दी। तो उससे भी मुझे फ़ायदा हो गया, वेबसाइट रैंक होने लगी। अलग अलग सिटी जो कराड़, सातारा हो, ये सांगली हो, कोल्हापुर हो, उसके ये रिलेटेड गूगल साइट की बात कर रहे हो आप? वेबसाइट और गूगल का दोनों भी जो हम कीवर्ड्स देते दोनों भी दोनों हमें का यूज़ SEO करना किया। पड़ता ही है। हाँ। तो ये करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है रैंक के लिए,
डिपेंड होता है आप कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, आपका एरिया कौन सा है। जैसे कि आप मुंबई ले लो, तो मुंबई में आपको रैंक करना हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके जो कंपटीशन में होते हैं वो उनका नंबर्स ज़्यादा होता है, आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। कंपटीशन ज़्यादा है मुंबई में। सिटी के हिसाब से, जितना सिटी बड़ी होगी कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब अभी तक आप गूगल साइट्स का ही यूज कर रहे थे, खुद की वेबसाइट तैयार नहीं की थी? गूगल और वेबसाइट दोनों भी एक साथ किया था मैंने। दोनों का भी एसईओ एक साथ चल रहा था? हाँ, ओके। क्योंकि क्या हो जाता है कि आपको जब क्लाइंट अप्रोच करता है तो आपका वो वेबसाइट भी चेक करता है। वेबसाइट से आपका प्रोफेशनलिज्म या कि ये फर्म है और इम्प्रेशन क्लाइंट के सामने अच्छा हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट होने के बाद आपका पूरा कंपनी का, आपका खुद का प्रोफाइल वहाँ पर दिख जाता है कि आपकी सर्विसेज क्या है, आपने कौन से काम किए हैं, तो सारा डिटेल्स वेबसाइट में होता है। तो वेबसाइट होना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट या फिर बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन ये वीडियो देख रहा है और उसको खुद की वेबसाइट बनानी है गूगल साइट पर जा करके, हाँ, तो क्या वो खुद से बना सकता है क्या यूट्यूब पर देख करके? हाँ बना सकता है, ओके। तो पर मतलब प्रॉपर जो आप एसईओ कह रहे हैं, तो एसईओ के लिए आपको एक अलग सा प्लेटफॉर्म जैसे सर्वर होते हैं, गोडैडी हो, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा डोमेन होस्टिंग, फिर उस पर डेवलपमेंट करके आपको लॉन्च करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ गूगल साइट पर नहीं होता है? गूगल साइट पे आपको वन पेज वेबसाइट कर सकते हैं, बाकी के पेज 4-5 पेज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि, पर वो फ्री में जनरली लिमिटेड फैसिलिटी देते हैं, फीचर्स लिमिटेड होते हैं। आपको पेड करना हो तो आपको गूगल पे भी मिल जाता है, क्योंकि गूगल भी प्रोवाइड करता है, बाकी के सर्वर भी प्रोवाइड करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे इंडियंस कंपनी भी आए हैं सर्वर, जो डोमेन होस्टिंग कम कीमत में देते हैं, जैसे कि 99 रुपीज़ में आपको डोमेन होस्टिंग मिल जाता है कभी कभी। डोमेन भी और होस्टिंग भी? हाँ, ओके। 99 रुपीज़ पर मंथ का होता है, हाँ हाँ। जब आप 3 साल 4 साल के लिए लोगे तो। और डिपेंड होता है कौन सी कंपनी है। गोडैडी का थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इंडियन कंपनी की ओर आप जाओगे तो थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। ओके। तो फॉर एग्जांपल वो जो इंसान है उसको सिर्फ खुद का इंट्रोडक्टरी पेज बनाना है, तो गूगल साइट पर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। हाँ, ऐसा। तो सर जब आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तब ऐसा आपके मन में कुछ नहीं था कि इस पर ही करियर बनाना है, पर वो चीजें घटती गई और आपको भी अर्निंग स्टार्ट हुई तो आपको लगा चलो इसमें ही कर लेते हैं, ऐसा कुछ था? ऐसा तो नहीं था, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्किल के लिए मैं कोर्स सर्च कर रहा था। तो जब मैंने सर्च किया तो डिजिटल मार्केटिंग का मुझे मिला, और उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस देखे। फिर इंस्टीट्यूट में मैंने चेक किया कि क्या उसका आगे जाके स्कोप है या नहीं। तो उसमें मुझे पोटेंशियल लगा, तो इसीलिए मैंने उसमें ज्वाइन किया। और मुझे डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग का मुझे पहले से ही ज़्यादा अट्रैक्शन था। तो मैंने सोचा कि ये मेरा करियर भी बन सकता है, तो मैंने इस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया। ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी को करनी है तो वो प्रॉपरली कैसे कर सकता है? फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट हो या फिर सैलरीड पर्सन हो, पार्ट टाइम में ऐसे? हाँ, आप तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, अभी तो दो ऑप्शन आए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कोर्स कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको 99 रुपीज़ या 200 रुपीज़ 500 रुपीज़ में कोर्स प्रोवाइड करते हैं, पर उसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रेनर चाहिए। आप ऑनलाइन कर रहे हो, मगर प्रॉब्लम क्या हो जाता है ऑनलाइन में कि आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में आप पूछ नहीं सकते। तो आपको एक ट्रेनर चाहिए जो आपका क्वेरी सॉल्व करे। बहुत बार हो जाता है कि आप एक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का सेक्शन कर रहे हो, तो उसका कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्वेरी है, या
आपको कुछ पूछना है तो आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में आप नहीं पूछ सकते। हम्म और कई बार हो जाता है कि आप एक बार पढ़ने के बाद दूसरा सेक्शन शुरू हो जाने के बाद पहले का आप भूल जाते हो। हम्म तो उसमें भी आपको मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोर्सेस बेटर होते हैं आपका नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए, और आपकी जो भी क्वेरी सॉल्व होने के लिए ऑफलाइन कोर्सेस इम्पोर्टेंट है। बेटर है कि आप ऑफलाइन कोर्सेस ही प्रेफर करें। अगर ऑनलाइन भी लाइव क्लासेस अगर हो, हाँ, तो भी चलेगा ऐसा। प्री वीकली मीटिंग्स लाइव। हाँ, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में न करे तो ही अच्छा है। हम्म। आप अभी कोचिंग देते हो क्या डिजिटल मार्केटिंग की? हाँ, ओके। ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन भी होता है। ओके, तो अगर आपको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग तो सर के पास भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर भी ऑनलाइन बैचेस लेते हैं और वो भी लाइव लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्री रिकॉर्डेड है। तो वीकली आपको वो टीचिंग आपका लाइव रहेगा और वीकली हाँ आप ऐसा क्वेश्चनरीज या फिर कोई हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हम उनके हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि उनको वीकेंड में टाइम अवेलेबल है तो वीकेंड में हम बैचेस अरेंज करते हैं, सैटरडे संडे। हम्म तो वैसा हम सैलरी जो भी जॉब कर रहे हैं या उनको अभी वो कहीं वे पढ़ रहे कॉलेज में है तो उनको भी टाइम होता है सिर्फ संडे या सैटरडे को, हम्म। तो उसके हिसाब से हम बैचेस अरेंज करते हैं। ओके ओके। तो सर डिजिटल मार्केटिंग में अभी तो बहुत ज्यादा बूम है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम्म। तो खुद को यूनिकली रैंक कैसे करें? सबसे पहली बात तो आपको आप खुद से पूछना हो कि आप में यूनिक क्या है, और वही आपको प्रेजेंट करना है। ओके। सब में कुछ ना कुछ तो खूबी होती है। फॉर हम्म एग्जांपल कोई आर्टिस्ट हो, हम्म सिंगर हो, तो उसका वॉइस अच्छा है तो वो कौन सा गाना उसको बेहतर लगता है उसके हिसाब से तो वो प्रेजेंट करना। उसका प्रेजेंट करने के लिए उसको अपना अपना खुद का वेबसाइट, फिर उसका सोशल मीडिया पेजेस, ब्रांड पेजेस वो डेवलप करना और उस पर रेगुलरली पोस्टिंग करना। हम्म आपका जो प्लस पॉइंट है वो आपको व्यूवर्स के सामने प्रेजेंट करना हम्म है। वही पहली बात है। दूसरी बात है कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, हम्म वो भी आपको देखना होगा। मीम्स हो तो उस इन मीम्स के अलावा कौन सा म्यूज़िक ज़्यादा ट्रेंड है हम्म वो यूज़ करके आप कौन सा रील बना सकते हो, तो वो पोस्टिंग करना रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद आपका कुछ आपके रिलेटेड सर्विसेज आप प्रेजेंट करने वाले हो उसका वीडियोस। हम्म आजकल रील्स का ज़्यादा हम्म रीच है और एंगेजमेंट रील्स से ज़्यादा मिलते हैं, तो आपका फोकस ज़्यादातर वीडियो पे होना चाहिए। हम्म। तो जैसे कि आपने कहा कि फ्रीलांसिंग, तो अभी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो होते हैं फ्रीलांसिंग हाँ। के बारे में। तो वो कहते हैं कि 24 घंटे में एक क्लाइंट पाओ या फिर 7 दिन में एक क्लाइंट पाओ। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? और अगर है तो वो कैसे? प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि आपका क्लाइंट मोस्टली आपका सिटी का नहीं होता। इसमें आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो हम्म बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आपके सिटी के बाहर के होते हैं, या तो देश की बाहर की भी हम्म हो सकते हैं। तो इसमें पहला मुद्दा ये आ जाता है कि ट्रस्ट इशू, हम्म। कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हो। राइट। क्योंकि इसमें आप उनका सर्विस और प्रोडक्ट्स का ब्रांडिंग कर रहे हो हम्म और उसके बदले आप उनसे पैसा ले रहे हो। तो इसमें क्या हो जाता है कि कई बार आगे का भी जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो कभी कभी पे नहीं करता। हम्म एक महीना 2 महीने हो जाने के बाद भी कभी कभी जो फ्रीलांस कर रहा है उसको पहले से ही पैसे मिल जाते हैं, मगर वो ठीक से काम नहीं कर पाता। हम्म क्यों ऐसा हो जाता है, दोनों तरफ से भी हो सकता है। तो इसमें पहली इम्पोर्टेंट यही बात है कि ट्रस्ट ट्रस्ट हम्म इशू। तो आप कितने ट्रस्टवर्दी हो ये आपको कस्टमर क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। क्योंकि आपका स्किल इम्पोर्टेंट है, मगर आप कितना भरोसे के लायक हो वो इम्पोर्टेंट है इसमें। और आपका प्रेजेंटेबल, आप कैसे क्लाइंट से बात कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। और इससे जो भी आप कह रहे कि 24 घंटे में एक, 24 घंटे में दो क्लाइंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट मिलने के लिए
कई बार एक ही क्लाइंट 3 4 बार 3 महीने 4 महीने फिर बाद में आपको कांटेक्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि पहली बार में आपको, हाँ, आप बात करें उनसे और झट से आपको वो काम दे। ऐसा बहुत रेयर केस में हो जाता है। ओके। तो क्लाइंट को हमारे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। आप आपने कितना काम किया है, आपको आपका पोर्टफोलियो देख करके। पोर्टफोलियो, प्लस आपने जितने काम किए उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, फायदा हुआ है कि नहीं, वो भी वो चेक करते हैं। ओके, तो वो पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं लोग? पोर्टफोलियो पहले तो आप जब इस करी फील्ड में आ रहे हो तो एक तो आप फ्रेशर होते हो, तो आपके पास तो कोई प्रेजेंट करने के लिए काम नहीं होता। तो मेरी राय है कि आप खुद ही कुछ क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल ऐसा आपको कुछ डिज़ाइन करना हो, आप कहीं पर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो आप उसके रिलेटेड कुछ और डिज़ाइन कर लो, वीडियोस डेवलप कर लो। आपके पास कुछ ना कुछ तो डेटा रहना चाहिए दिखाने के लिए। पूरा ब्लैंक हो तो कोई भी आपको क्लाइंट अप्रोच नहीं करेगा और कोई भी आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। ओके। तो आप फ्रेशर हो और आपके पास अभी काम नहीं है, तो आप उस जो टाइम है आपके पास उसका यूटिलाइजेशन करो। कुछ ना कुछ तो डेवलप करो, नया वीडियोस देखो, उसमें वीडियो एडिटिंग का कुछ सीखो और डेवलप करो, 2D एनिमेशन करो। आपके पास थोड़ा तो डेटाबेस पोर्टफोलियो रहना चाहिए कि आपने इतना इतना काम किया है। भले आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करें, पर आपने खुद के लिए किया है और खुद का पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए किया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, आपके पास आपने कितना काम किया है वो आपके पास क्लाइंट को दिखाने के लिए होना चाहिए। ओके। तो सर आजकल ये ब्लॉगिंग, ये एक हाँ। टर्म बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो ब्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉगिंग से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं? और ये भी चीज़ है कि कई लोग बोलते हैं कि 6 महीने में आपका ब्लॉग रैंक हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा रैंक। तो वो वैसा होता है क्या? और अगर ब्लॉगिंग हमें करनी है, जैसे आपने कहा कि कंपटीशन, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है हाँ। उन्होंने क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं, वो हम कौन से सॉफ्टवेयर से देखते हैं? ब्लॉगिंग बहुत सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो ब्लॉग वेबसाइट करते ही है। मैंने भी खुद किया है। उसको अर्निंग के लिए एडसेंस का यूज़ करना पड़ता है। पहले आपको ब्लॉग्स डेवलप करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। आपके ब्लॉग्स यूनिक होना चाहिए, कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही आपको एडसेंस का अप्रूव मिल जाता है। आप जब ब्लॉग अपलोड करते हो, आपके पास एटलीस्ट 10 12 ब्लॉग हो और उसके बाद आप अप्लाई करो एडसेंस के लिए, तो उसके बाद अप्रूव हो जाने के बाद आपके वेबसाइट पे कौन सी ऐड दिखनी चाहिए आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। 10 12 ब्लॉग्स मीन्स 10 12 पेजेस? हाँ, ओके। एटलीस्ट इतना तो डेटा आपके वेबसाइट पे होना चाहिए, क्योंकि वो गूगल वेरीफाई करता है कि आपका कंटेंट कैसा है, यूनिक है या नहीं, या क्या आपने कहीं से कॉपी किया है। 1 by 1 वर्ड्स सर चेक हो जाता है। तो हम आपका, ऐसे पेजेस अनलिमिटेड बना सकते हैं, हाँ, बना सकता है। पर उसके लिए क्या क्या लगेगा हमें? होस्टिंग, होस्टिंग और डोमेन। डोमेन। हम्म। और जैसे आपने बताया 99 रुपीज का, हाँ। उसमें भी अनलिमिटेड पेजेस हम बना सकते हाँ, पेजेस अनलिमिटेड बना सकते हैं। हैं। पहली बात तो ये कि ब्लॉगिंग जो वेबसाइट होती है उस पे हम ज़्यादा वीडियोस या इमेजेस नहीं होते, मोस्टली टेक्स्ट कंटेंट होता है। तो उसका स्पेस इतना नहीं जाता जितना हम वीडियो या कोई इमेजेस वेबसाइट पे अपलोड करने के बाद जाता है। तो उसमें आप अनलिमिटेड पेजेस ऐड कर सकते हो। आपके जब आपका लिमिट, जो मेमोरी लिमिट दिया है आपका होस्टिंग के लिए, जब आप रीच करोगे तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतना मेमोरी स्पेस लिमिट क्रॉस कर दिया, आप अपग्रेड कर सकते हो उसमें। ज़रूरी नहीं कि पहले से ही अपग्रेड करो। स्टार्टिंग आप जो पहला जो पैक होता है होस्टिंग का, वहाँ से स्टार्ट करो। जब आपको मेमोरी ज़्यादा हो, स्पेस ज़्यादा
लगेगी तब आप अपग्रेड कर सकते हो। स्टार्टिंग में इतना ज़रूरी नहीं होता। ओके। जैसे आपने कहा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, हाँ, उसके बाद में? उसके बाद में आपके वेबसाइट पे अलग अलग स्पेस एक्वायर हो जाता है एड्स के लिए। जैसे कि बैनर के यहाँ भी आपको दिख जाता है कई बार, इमेजेस हम्म। फ्लैश हो जाती है फुटर में, या राइट साइड बार में भी ऐड दिख जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपके वेबसाइट कोई विजिटर आए और वो ऐड देखने के बाद उस पर क्लिक करे, और उस पर क्लिक करने के बाद बाय करे, तो आपको उसका परसेंटेज मिल जाता है। हम्म। तो बहुत सारे लोग इसमें ब्लॉगिंग में अपने वेबसाइट में वो ऐड करते हैं एड्स का, हम्म। तो उसको उनका फ़ायदा हो जाता है। हम्म। मेन बात है कि आपका ब्लॉग वेबसाइट कैसी है, हम्म। कंटेंट कैसा है, उसके ऊपर है। और रैंकिंग का भी इम्पोर्टेंट है इसमें, कि आप मेटा टाइटल्स क्या यूज़ कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन क्या यूज़ कर रहे हो। तो मेरी राय है कि आप जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर चूज़ कर रहे हो और आप इंटर कर रहे हो, तो आप अपना खुद का ब्रांडिंग का एक पेज बनाओ। वो ब्लॉगिंग हो या कोई आपका किसी सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल किसी को फोटोग्राफी का होता है, किसी को क्रिकेट का होता है, तो क्रिकेट की न्यूज़ या अपडेट्स आप उसके रिलेटेड वेबसाइट कर सकते हो, और वो वेबसाइट करने के बाद आप वो मोनेटाइजेशन करके। ओके। तो मोनेटाइजेशन में दोस्तों यहाँ पर दो चीजें आती है कि आपकी वेबसाइट क्रिएट होने के बाद में वहां पर एक होता है कि वहां पर आप आपकी वेबसाइट पर एड्स लगाते हो, एक बात, और दूसरा है एफिलिएट। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में जो भी पर्सन उसे बाय करेगा उसका छोटा सा परसेंटेज वेबसाइट ओनर को मिलेगा। ऐसा है। ये दो हाँ, मोनेटाइजेशन, और कुछ है कि इतना ही? इतना ही है ओके। इसमें। इसमें इतना है। तो सर, आपने देखा है आपके एक्सपीरियंस में कि ब्लॉगिंग करते हुए लोग कितना अर्निंग कर रहे हैं? हाँ, कि आपके दोस्त होंगे या फिर कोई, तो क्या आप बताना चाहोगे कि मंथली कितना अर्निंग हो सकता है, पोटेंशियल क्या है अर्निंग का? अ, वैसे एक लिमिट उनका लिमिट हो जाता है, लिमिट होता है कि ये क्रॉस हो जाने के बाद आपको अमाउंट मिल जाती है। हाँ। आई थिंक $100 का कुछ लिमिट हो जाता है। हम्म। तो वो क्रॉस हो जाने के बाद आपके अकाउंट पे वो आ जाता तो वो कौन से सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं हम? है। वैसे कीवर्ड रिसर्च का टूल्स होता है, हाँ। गूगल का भी होता है, हम्म। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च टूल। उसके बाद एसीएम रश कहते हैं, हम्म। वो भी होता है। तो उससे आप आपके रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और उनका रैंकिंग क्या है। ओके। तो गूगल एडवर्ड्स अच्छा है कि सेमरश, और गूगल एडवर्ड्स रेफर कर सकते हैं क्या? गूगल एडवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके। एसीएम रश जो है वो प्रीमियम फीचर्स देता है, तो उसमें आपको फ्री में लिमिटेड फीचर्स मिल जाते हैं। हम्म। आपको डिटेल्स में जानना हो, डिटेल कीवर्ड्स कौन से एग्जैक्ट यूज़ करें, और भी कॉम्पिटिटर्स ऐड करना है उस लिस्ट में, तो वो फीचर्स नहीं होता, आपको हम्म। प्रीमियम लेना पड़ता है। तो दोनों में से आपको प्रेफर तो गूगल एडवर्ड्स जो कीवर्ड रिसर्च टूल है वो ही बेटर है। ओके। तो अर्निंग कितने टाइम में हो सकती है इसमें? हाँ, तो डिपेंड है आपका कंटेंट, हाँ। और आप आपका एसईओ कैसा है, ये दोनों मैटर करते हैं। एसईओ पर भी मैटर करेगा? एसईओ भी मैटर करता है, आपका कंटेंट कैसा, और आप उस ब्लॉगिंग का प्रमोशन कैसे करते हो। जैसे कि आप आपके खुद के सोशल मीडिया पेज पे वो लिंक पोस्ट करना, या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, उसके बाद आपका विजिटर्स का जो नंबर्स ऑफ विजिटर जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके। तो जैसे यूट्यूब चैनल की नीश होती है, वैसे भी ब्लॉगिंग की नीश होती है? हाँ, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा हम्म। कि मुझे पॉलिटिक्स रिलेटेड ब्लॉगिंग करनी है, या कोई क्रिकेट रिलेटेड ब्लॉगिंग करनी है। तो एक बार वो डिसाइड हो जाने के बाद आपको उसके रिलेटेड ब्लॉग्स राइट करने चाहिए। कई बार क्या हो जाता है कि आपको आपका पता नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट लो, तो कई बार लोग
मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं लो, हम्म, पर ज़्यादा बेटर रैंकिंग के लिए आपको एक दो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। हम्म। अगर कोई किसी को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो वेबसाइट के लिए और डोमेन के लिए, होस्टिंग के लिए कितना खर्चा हो सकता है एक साल का, अगर अ, बेर मिनिमम हो जाए तो? हम्म, एक एक वेबसाइट के लिए। एक वेबसाइट के लिए और मल्टीपल पेजेस जैसे हमने डिस्कस किया। हाँ, तो मिनिमम एक साल का तो 5000 के आसपास हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हमने डोमेन और होस्टिंग कहाँ से होस्टिंग लेनी सब, चाहिए? हाँ। तो उसका अभी बहुत सारे कंपटीशन में है। हम्म, जैसे कि गोडैडी, तो अब हम सबको पता है कि हम्म, गोडैडी है। हम्म, उसके बाद होस्टिंग राजा है, हम्म, होस्टिंजर है, फिर माइल्स वेब है। हम्म, ये सारी इंडियंस कंपनी है, ब्लू होस्ट भी है। तो ये सारी कंपनी अभी कई बार फेस्टिव ऑफर्स देते हो। अभी हाँ, दिवाली ऑफर भी चल रहा होगा उनका। हम्म, तो उसमें वो ऑफर करते हैं कि कम पैसे में आपको इतना अमाउंट में आप होस्टिंग और एक वेबसाइट भी फ्री मिल जाती है। ओके। तो अगर जैसे आपने कहा कि 99 रुपीज में हम्म, वो एक वेबसाइट है, तो हाँ उससे आप ले सकते हो और उसमें कम कॉस्टिंग में, चीपर वे में आपको वहां पर हाँ मिल सकता है। तो वहां पर भी आप चेक करो, होस्टिंजर पर भी आप चेक करो। और प्रॉपर अगर आपको सर का वीडियो अच्छा लगता है तो फिर हम ब्लॉगिंग पे एक और एपिसोड बना देंगे, पूरा डिटेल में हम ब्लॉगिंग बता देंगे स्टार्ट से एंड तक कि ब्लॉगिंग आप कैसे कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सर के आपको प्रूफ्स भी दिखाने वाले हैं, उनका एड स्पेंड कितना होता है, उनका नेट प्रॉफिट कितना है, उन्होंने रेवेन्यू कितना निकाला है और उनका पूरा पोर्टफोलियो, जिससे कि आपको पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना पावर है और आप भी अर्निंग इससे कैसे कर सकते 266 स्पेंड हुए, हैं। और उसके अगेंस्ट 387 कन्वर्जन मिले हमें, और 339.6 के अराउंड इम्प्रेशंस है, और कॉल्स उनको आई 9। डेली स्पेंडिंग लिमिट है $30 का। और उसके बाद है फेसबुक एड्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट स्पेंड है, और कितने इम्प्रेशन हुए हैं, रीच कितना है, मैसेजेस कितना है। और 1,76,886 स्पेंड हुए, और टोटल इम्प्रेशन 18,28,324 हो गए। और अराउंड हमें रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं कि इतने रिजल्ट्स हमें मिले हैं। अराउंड 3000 के आसपास हमें मैसेज और लीड्स आए हैं। आप देख सकते हो कि हमने इतने कैम्पेन्स रेगुलर बेसिस पे रन किए हैं। टोटल स्पेंड यहाँ पर कितना है सर? 1,76,886। ओके। और टोटल लिंक हो गए, क्लिक हो गए 13,630। ओके, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि 1 लाख का स्पेंड है, ये कितने दिन का है सर? टोटल आई थिंक 3 साल का है। बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स हमने डिलीट कर दिए जो रन हो चुके हैं। ओके। तो यहाँ आपको टोटल स्पेंड एग्जैक्ट आपको नहीं दिखेगा, और क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे अकाउंट्स भी है ना? हाँ, तो अगर हम यहाँ का टोटल हम माने सारे अकाउंट्स का मिला जुला कर, तो कितना रहेगा सर टोटल स्पेंड आपका? इसी एक ही अकाउंट का अराउंड 6 to 8 lakhs स्पेंड है। सिर्फ एक अकाउंट एक का? अकाउंट का है। वाह। तो यहाँ पर आपको लिमिटेड कैंपेन्स दिखेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे कैंपेन्स डिलीट कर दिए। एक बार रन हो जाने के बाद बहुत बार हम वो कैंपेन डिलीट करते हैं। ओके, ओके। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 CR तक स्पेंड हो चुका स्पेंड होगा। हो, हाँ, उतना होता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स है वो बाहर के हैं, तो ओके। उनका स्पेंडिंग वो डॉलर्स में होता है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपने उनके स्पेंड और प्रूफ भी आपने देख लिया। और
तो नेक्स्ट सवाल ये रहेगा सर कि फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या फिर ब्लॉगिंग क्या है? वैसे ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि एआई सबको पता है कि एआई आया है, उसकी AI वजह से बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि एआई की वजह से सस्टेन कर पाएगी कि हाँ, नहीं? कई बार क्या हो जाता है कि एआई ऑटोमेशन टूल्स है, तो बहुत सारे जैसे कि इमेज बनानी हो या कोई इमेज का एनिमेशन करना हो, हम्म, तो बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है। चैट जीपीटी आपको सबको पता है कि वो कंटेंट हमको राइट करके देता है। राइट। तो एआई की वजह से खतरा तो नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल खतरा नहीं है, मगर वो ऑटोमेशन में हमें हेल्प करता है। एआई आने की वजह से थोड़ा ऑटोमेशन में हमको हेल्प मिली है और हमारा टाइम भी बच जाता है। जैसे कि कोई कंटेंट लिखना हो, तो बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं कि चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। ये कंटेंट लिखने के लिए जनरली एक दिन कभी कभी लग जाता है, मगर चैट जीपीटी से वो एक एक घंटे के अंदर ही हो जाता है। हाँ। मैंने एक घंटा बहुत ज़्यादा बोला, वो 5 मिनट में ही हो हो जाता है। जाता। मगर वो प्रूफ रीडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि वो हम्म। बराबर लिखा है कि नहीं। तो एआई आने की वजह से हेल्प मिल जाती है, ऑटोमेशन अवेलेबल हो जाता है कि ऑटोमेट हो, सब एक्टिविटी ऑटोमेट होती है। मगर उसके लिए ह्यूमन टच भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एआई टूल्स यूज़ करने के लिए कोर्सेस आए हैं। हम्म। हाँ, तो वैसे एआई की वजह से काम जल्दी हो जाता है, हाँ। मगर डिजिटल मार्केटिंग में इसका इफ़ेक्ट होगा, ये इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, इतना हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ओके। डिजिटल मार्केटिंग ये सिर्फ टूल्स यूज़ करने का सर्विस या सेक्टर नहीं है। इसमें आप मार्केटिंग का जो व्यूज़ है आपका, वो इम्पोर्टेंट है। आप अपना या किसी क्लाइंट का ब्रांडिंग कैसे करते हो मार्केट में, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए आप ह्यूमन टच इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए आपका दिमाग कि कैसे आप मार्केट करें। तो एक और सवाल ये था कि चैट जीपीटी पर का जो इंफॉर्मेशन है हम्म, वो कॉपी करके हमने अगर ब्लॉगिंग हमारी पोस्ट पर डाला हाँ, तो क्या हो सकता है? अगर रैंक होगा कि गूगल को समझ आएगा चैट जीपीटी से लिया है? चैट जीपीटी अपने हिसाब से वो लिखता है, तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट होते हैं कंटेंट में। तो जब हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, उसके बाद हमको रीड करना पड़ता है कि वो ओके। प्रॉपर है कि नहीं। कई बार वो गलत भी होता है। ऐसा नहीं कि वो चैट जीपीटी है और टूल एआई टूल्स है तो वो सब सही होगा। आप उसके आप कमांड क्या देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जो टूल्स है उसको आप कौन सा कमांड देते हैं, कौन से टेक्स्ट यूज़ करके कमांड देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने कहा था कि ये टूल्स यूज़ करने के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एआई यूज़ करके ज़्यादा हम मार्केटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो अगर डिजिटल मार्केट सॉरी चैट जीपीटी पर का जो कंटेंट है वो हमने लिया और उसको रीड करने के बाद हमारा टच दिया, जो हमारे नॉलेज है, जैसे जैसे आपने कहा कि ह्यूमन टच उसको इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो चैट जीपीटी और ह्यूमन टच तो उससे वो एक बेहतरीन कंटेंट बन बन सकता है। सकता है। हाँ। तो तब आपका ब्लॉगिंग करने में एक नेक्स्ट लेवल मजा आएगा, हाँ, ऐसा मुझे और लगता है। कई बार अभी क्या हो रहा है कि कई कंपनी जो फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर है, कंटेंट मार्केटिंग का जॉब हो, तो पहले कंपनी आपका एक असेसमेंट टेस्ट लेती है, एक सब्जेक्ट देती है कि उसके ऊपर आप कंटेंट लिखो। तो उसमें वो क्लियरली मेंशन किया होता है कि आप जो कंटेंट दे रहे हो वो चैट जीपीटी से नहीं होना चाहिए। ओके। वो डिटेक्ट करने के लिए भी उनके पास टूल्स है। हाँ। तो अभी बहुत सारी कंपनी का अप्रोच ये है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो आप अपने हिसाब से लिखो, कोई टूल्स यूज करके ना लिखो। हाँ। ओके, तो वो ऐसे है कि ह्यूमन जो लिखता है और एआई जो लिखेगा हाँ, उसमें जमीन आसमान का राइटिंग का डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस होता है। क्योंकि वो इमोशन से लिखेगा हाँ, ह्यूमन, और जो एआई है वो रोबोट ही है, हाँ, ऐसा।
तो जैसे आपने कहा कि हमारे डिजिटल मार्केटिंग को एआई से थोड़ा फार हो सकता है डैमेज, पर ज्यादा नहीं हो सकता कि पूरा ही डिजिटल मार्केटिंग खतरे में है। तो ऐसा सर ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो सर हमारे बिगिनर्स लोग अगर जो डिजिटल मार्केटिंग या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो राइट अप्रोच क्या हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए? पहले तो अप्रोच ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है। हाँ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ये जो सेक्टर है उसमें रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है। मैंने जब सीखा था उस टाइम तो लोकल एसईओ का कुछ नहीं था, उसके बाद लोकल एसईओ का आ जाए। उस टाइम ज़्यादा वीडियो एडिटिंग का भी नहीं था, मोस्टली लोग ज़्यादा इमेज पोस्टर करते थे। अभी मोस्टली सब रील्स वीडियोस का डाल रहे हैं। तो ये वक्त के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो आपको रेगुलर बेसिस में इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको सीखना पड़ेगा और अपडेट रहना ज़रूरी है इसमें। तो अप्रोच ये होना चाहिए कि मुझे इसमें सीखना है और नया और अपग्रेड होना है। पहले तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का पेड एड्स कैसे करना है वो सीखना होगा। उसके बाद इनिशियली क्या हो जाता था कि इनिशियली डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर्स ये अलग अलग पोस्ट होते थे। अभी कई कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा है उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी नॉलेज हो। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीख गया तो मुझे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइनिंग एक आपका एक्स्ट्रा स्किल हो गया। वो स्किल होने की वजह से आपको जॉब जल्दी मिल सकती है और आपका जो पेमेंट डिसाइड होने वाला है वो आपको बाकी के मुकाबले ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल है। तो इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल भी सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग का भी सीख सकते हो। तो पहला तो आपको स्टार्ट करना होगा एसईओ से। और जो भी आप जब कभी नया कंपनी में ज्वाइन हो गया एज ए फ्रेशर तो वो जनरली आपको पहला काम तो ऑफ पेज का देते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपको सब सबमिशन करना है। जो भी आपको सीनियर बोल देंगे कि इतना इतना करना है तो आपको डेली बेसिस पे 30-40 सबमिशंस करने पड़ते हैं। तो कई बार आपको 3-4 महीने ऑफ पेज पे ही काम देते हैं, उसके बाद फिर ऑन पेज का काम देते हैं। ये हो जाने के बाद फिर सोशल मीडिया का। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ ऑफ पेज ही करना है। आपको ऑफ पेज मतलब क्या, ऑन ऑफ पेज मतलब पेज क्या? मतलब सबमिशंस अलग अलग वेबसाइट पे आपको सबमिट करना होता है। आपके जो फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट हैंडल कर रहे हो, उसका रैंक आपको सुधारना है तो उसके लिए आपको ऑफ पेज सबमिशन करना पड़ता है। ऑफ पेज सबमिशन के लिए आपको अलग अलग सबमिशंस की वेबसाइट होती है, वहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है विथ मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो डेली बेसिस पे 30-40 वेबसाइट पे आपको सबमिट करना पड़ता है। वो जो बैकलिंक्स होते हैं हाँ, वही? बैकलिंक्स वही। तो हमारे वेबसाइट की लिंक लेकर के दूसरे वेबसाइट के कमेंट में लिख कर देने की, ऐसा ही है ना सिस्टम है? हाँ, वो एक अलग है। दूसरा जो मेन जो होता है वो सबमिशंस वेबसाइट होती है अलग से। वहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फिर कीवर्ड्स कौन से है और बिजनेस कौन सा है, ये सारी डिटेल्स सबमिट करनी होती है। कई वेबसाइट होती है कि आपको वहाँ पर आपका प्रोफाइल क्रिएट करके आपको सबमिट करना होता है। तो सर डिजिटल मार्केटिंग में हम्म। सबसे प्रॉफिटेबल एक क्या हम कह सकते हैं कि एक फील्ड कौन सी है? मतलब वो होता है फेसबुक मार्केटिंग हो गया, फिर सोशल मीडिया, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। और ब्लॉगिंग में सबसे प्रॉफिटेबल ब्लॉग कौन सा रहता है? वैसे तो मोस्टली न्यूज़ चैनल का न्यूज़ रिलेटेड ही है ओके। और क्रिकेट, क्रिकेट का? स्पोर्ट रिलेटेड और न्यूज़, ये दोनों ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। हाँ। और अगर फाइनेंस के देखे तो? हाँ, फाइनेंस का हो तो भी चलेगा। क्या ट्रेडिंग का चल रहा है,
हाँ। और डिटेल्स डेली बेसिस पे आप पोस्ट करते हो तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा विजिटर्स का। आप उसमें डेली पर उसमें क्या हो जाएगा कि आपको डेली बेसिस पे वो अपलोड करना पड़ेगा। हम्म। कई बार कुछ वेबसाइट होती है कि वो एक एक घंटे के बाद नए नए ब्लॉग्स अपलोड करती है, हम्म। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली चेंज हो जाता है। तो जो व्यूअर्स है उनको पता चले कि क्या होने वाला है और आप क्या कर सकते हो और लॉस कैसे कम कर सकते हो, इसके लिए कई वेबसाइट होती है वो एक एक घंटे बाद अपलोड करती है। कई वेबसाइट जो होती है वो लाइव रखती है, लाइव वीडियोस। तो इसमें ऐसा भी है क्या कि फाइनेंस का ब्लॉग है उस पर ज़्यादा अर्निंग है और न्यूज़ पर है उसमें कम, यूट्यूब जैसा? हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है ना? नहीं, हाँ। तो ये वो हो गया। डिपेंड है व्यूज आपको, मतलब विजिटर्स कितनी आ रही है हाँ, तो उसके वो ऊपर है। न्यूज़ पर ही जाता है आते हैं, हाँ क्योंकि मैं खुद से और बहुत जनों से देखता हूँ कि वो हाँ, न्यूज़ पे न्यूज़ ही। ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, न्यूज़ और क्रिकेट का हम कह सकते हैं। ये हो गया ब्लॉगिंग का। और डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा पार्ट है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया। हाँ, आपने भी देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर अभी जो रील्स इंस्टाग्राम में इट इज इन्फ्लुएंस। आल्सो काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, राइट? तो इन्फ्लुएंसर्स वहाँ भी से है। भी अर्निंग होती है। ओके। और कंटेंट कैसा है, यूनिक है या नहीं, उसके ऊपर भी रहता है। राइट, राइट, राइट। तो ऐसा है। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग में देखा जाए तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपको यूट्यूबर बनना है या फिर इंस्टाग्रामर बनना है, ये डिजिटल मार्केटिंग में हुआ। और दूसरा ये कि ब्लॉगिंग में आप क्रिकेट का लिख सकते हो या फिर न्यूज़ का लिख सकते हो। तो वैसे सर आपको सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, आपने तो फेसबुक एड्स का लिया है। कोई बात नहीं, चलो। तो नेक्स्ट सर ये कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक कितना हुआ है? एक ऐसा दिन या फिर महीना है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ? वैसा तो मोस्टली दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास ही ज़्यादा साल का जो ज़्यादा प्रॉफिट है ना, हाँ, हाँ। तो लास्ट के मंथ्स में ही ज़्यादा होता है। ओके। क्योंकि उस टाइम ही लोगों को नया लॉन्च करना होता है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करना हम्म, होता है, या आपकी खुद की वेबसाइट लॉन्च करनी होती है। हम्म। तो उस टाइम ज़्यादा, बाकी के हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है। ओके, तो पिछले साल का अगर आप बता पाए तो? 3 महीने, हाँ। 3 महीने का टोटल मिला के आई थिंक, महीने का मैं बता सकता हम्म। हूँ। आई थिंक पिछले साल अराउंड 2.5 के आसपास अक्टूबर में हुआ था। 2.5 लाख हाँ मार्केटिंग में कितनी ज्यादा पावर है? अगर आप 2.5 lakhs आपके सीखने के बाद में भी, आपने एजुकेशन डिग्री लेने के बाद में भी 10-15 हजार की नौकरी होती है। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने पोटेंशियल देखा, एक एक महीने में 2.5 lakhs से भी ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो सर बेस्ट टाइम क्या है डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, अगर किसी को करना है तो? हाँ। तो वैसे देखा जाए तो उसको, उसके लिए बेस्ट टाइम ऐसे कुछ नहीं होता। आप रेडी हो, आपके पास स्किल है और आपको यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर लो। ओके। अगर वो सीख करके तैयार है हाँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट टाइम रहेगा उसके लिए। हाँ, तो पहले उससे सीखना चाहिए, जैसे आपने कहा कि राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि पहले सीखो पहले सीखो। कैसे काम करता है ये हाँ। सब, और उसके बाद में उसको एंटर करो। हम्म आजकल क्या हुआ है सर, फ्रीलांसिंग हुई हुई या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर ट्रेडिंग या फिर कोई भी ऐसा फील्ड, हम्म। तो जो यूट्यूबर्स है वो क्या करते हैं, क्लिकबेट वीडियोस बनाते हैं। और जो हाँ छोटे बच्चे हैं उनके मन में क्या आता है कि नहीं ये झटक से पैसा मिलता होगा, हाँ, तो वो झटक से उस फील्ड में जाते हैं और झटक से लॉस कर लॉस देते हैं। कर। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम्म, नॉलेज लो, ज्ञान ज्यादा जरूरी है धन से। आपने सही कहा कि कोविड में, पिछले जो 2 साल में जो कोविड का था, उस टाइम आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया था हाँ, लोगों ने। हाँ, जरूर।
पर जब कोविड खत्म हुआ, जो सब नॉर्मलाइज हुआ, तो जो भी नए आए थे बंदे, वो सारे सारे बंद हो गए। हम्म ये क्यों हो गया? क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था। हम्म उन्होंने जैसे ही आपने जो कहा कि उस वीडियो वीडियो पे देखकर हम्म सीखा और स्टार्ट किया। हम्म नॉलेज नहीं, स्किल नहीं। तो कोविड में सस्टेन किया क्योंकि कोविड में ज़्यादा लोग बाहर जाते नहीं थे हम्म और एक आध काम भी मिलता था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था लोगों ने। राइट। जब नॉर्मलाइज हुआ तो सारे के सारे जो नए बंदे थे उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं था, एक्सपांड कैसे करना है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं था। तो वो बात है कि आपको जिस ही फील्ड में आना है, पहले आपको उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, हम्म स्किल होनी चाहिए, और कैसे अप्रोच करना है और क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, उनको उनके साथ कैसे बात करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। तो सर डिजिटल मार्केटिंग करके आपने खुद की पर्सनल लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट लिए हैं? हाँ, पहले तो मैं बोलना सीख गया। मैं इतना बोलता नहीं था पहले तो। ओके। अ, तो अभी भी समझ आता है। पहले इतना, जो भी मेरे फ्रेंड थे उनके साथ ही मैं इंटरेक्शन करता था, जो नया कोई आए उनमें उनमें तो मैं इतना इंटरेक्शन नहीं करता था। जब मैं अपना फ्रीलांसिंग का खुद का स्टार्ट किया तो क्लाइंट से बात करने लगा, उनसे इंटरेक्शन करने लगा, और उनके थॉट्स व्यूज़ मुझे समझने लगे, उनके अप्रोच कैसे है, तो मेरे भी थॉट्स बदलने लगे। और हम्म मुझे भी क्या हो जाता है कि आप किस लोगों के बीच में हो और हम्म किस लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, उसके हिसाब से ही आपका थिंकिंग भी बदलता है, हो गया। और आपका सीख बोलना, आपका रहन सहन हम्म सब बदलता है। हम्म। तो मेरा भी वो पॉइंट ऑफ अप्रोच भी बदल गया। और ये बात है कि मैंने पहले ज़्यादा बोलता नहीं था, तो उसके बाद थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ने के बाद हम्म, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आगे का कैसा भी आपसे बात करे, तो आप शांत रह के आपको उसको कैसे डील कर रिप्लाई सकते हो। करना चाहिए। ये नहीं कि वो गुस्सा है तो आप भी गुस्सा करो। हम्म। उसको उसका क्या प्रॉब्लम है वो आप समझो, फिर उसको रिप्लाई करो। तो आपको इसमें आपका बोलना सही तरीके से होना चाहिए। हम्म। आप जिस भी फील्ड में हो, आपका आगे के इंसान इंसान से को समझ कैसे करके। आप डील करें वो हम्म। इम्पोर्टेंट है, और सही तरीके से होना चाहिए। राइट। और अभी तक ऐसा डेटा भी कह रहा है कि जो भी लोग शांत है, अच्छे से और लोगों को डील करते, वो ही ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते, जिनमें ज्यादा सहन शक्ति होती है हाँ, और पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस और शांतता। आगे का इंसान आपको कुछ बोल रहा है, आप भी एंग्री में हाँ बोले तो वो रिलेशन भी बिगड़ जाता है, हाँ आगे बात नहीं बन पाती। तो शांत रहना, सब्र रखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हो गया आपका कि बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस है। हम्म, उसके बाद में ये ऑफिस हो गया, फिर कार, फिर घर, हाँ ऐसा कुछ ले आएगा हाँ। आपने। स्टार्ट मैंने जब किया था तो मैं घर से ही काम करता था, हाँ। एक रूम में करता था। फिर 6 महीने बाद मैंने सोचा कि एक अपना खुद का ऑफिस हो, हम्म क्योंकि क्लाइंट के कॉल आ जाते थे, फिर उनको घर में बुलाना मुझे ठीक नहीं लगता था। हम्म। तो मैंने ऑफिस के लिए सर्च किया, और उसमें मुझे 2-3 महीने तो गए। उसके बाद मुझे एक ऑफिस स्पेस मिला, मगर वो रेसिडेंशियल एरिया था। हम्म तो हमने वहाँ पर 1-2 साल तो ऑफिस हमने वहाँ पर किया। हम्म। उसके बाद हम यहाँ पर शिफ्ट हो तो गए। वो कहाँ पर था ऑफिस? रुक्मिणी नगर था। ओके, उधर नीचे। हाँ। हाँ उसके बाद यहाँ पर आके हमको 2-3 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ। तो एक ऑफिस अभी हमको एक एग्जैक्ट जैसे हमको ऑफिस चाहिए, हाँ ऑफिस हाँ स्पेस हाँ। वैसा हमको मिला, हमने अभी डेवलप किया। बेहतरीन है, मैं आपको वीडियो भी अ, करके दिखा दूंगा। मैंने हम दोनों ने यहाँ पर रिनोवेट किया सब, हम्म कलर्स वगैरह। तो एक ऑफिस हुआ मेरा। फिर मैंने बाइक ली, बाइक लेने के बाद कार लिया। कार कौन सी लिए? पंच, टाटा ओके। पंच। सारा डिजिटल मार्केटिंग से बेसिस। हाँ, ओके। अभी काजीरंगा मॉडल है उसका। हम्म तो उसको भी मुझे अभी 2-3 साल हो गए लेके।
और बाइक कौन सी ली? बाइक शाइन, होंडा ओके। शाइन। हाँ, हाँ, हाँ। तो दोस्तों देखो, अगर लगन से डिजिटल मार्केटिंग में काम किया जाए तो आप भी ग्रोथ कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि बहुत साल लगे ये सर को। तो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस लेने में थोड़ा बार समय जाता है, पर एक बार आपका हाथ अगर इस काम में बैठ जाए तो आप भी बहुत रैपिडली इसमें ग्रो कर सकते हो। तो प्रोवाइडेड कि आपने अच्छा स्टडी किया है, नॉलेज लिया है, इंफॉर्मेशन अगर आप लेते हो, तो आप भी सर जैसे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। तो सर अगर लोगों की क्वेरी आती है हम्म, ब्लॉगिंग के बारे में या फिर ब्लॉगिंग के बारे में हाँ एक और एपिसोड बनाए, तो आप जरूर हमारे ऑडियंस को टाइम दीजिएगा। हम हाँ, ब्लॉगिंग के ज़रूर बारे में एक और एपिसोड बना देंगे। ज़रूर। तो थैंक सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे ऑडियंस को हमें टाइम दिया, आपकी स्टोरी आपने बताई और आपके बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक एक लास्ट मैसेज आप यू। अगर ऑडियंस के लिए बता सको तो प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आपको कुछ क्वेरीज हो या कुछ जानना हो डिजिटल मार्केटिंग बारे में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो। हाँ, मैं थैंक सर का नंबर भी ऐड कर दूंगा नीचे। कोई बात नहीं, चलो थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू। थैंक यू।